वी आर लाइव नाउ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह हूँ। मैं ट्रस्टी और प्रेसिडेंट हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का। और हमारा जो ट्रस्ट है ये नेशनल ट्रस्ट है इंडिया में, जो पर्सन विथ रेयर डिजीजेस एंड उनके फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ साथ हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इन में भी काम करते हैं। दीज आर और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं कि इंटरकनेक्टेड हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। और आज सबसे पहले सबको हैप्पी महाशिवरात्रि और हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। और हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं, क्योंकि हमारा ये स्पेशल सेशन है जो हम सीरीज आज कर रहे हैं स्पेशल लेडीज के साथ, जो एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन, यानी जो स्त्रियां हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के अंदर एंड पैन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो कुछ हमारे इंडिया के लेडीज हैं जो कर रही हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके फील्ड के बारे में भी जानने को मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या है कि जो छोटे टाउनशिप और शहर के बच्चियां होती हैं, उन्हें पता नहीं होता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे में कि किस तरीके से करियर को प्लान करना है। तो ज़्यादातर यही होता है कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड करके टीचिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी टीचिंग की जॉब उतनी मिलती नहीं है उनको। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उनके लिए, उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद हमारे लाइव के माध्यम से आपको वो जानकारी मिल सके। पेरेंट्स जो देख रहे हैं अभी, जो देखेंगे या फिर जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए भी ये रहेगा कि वो जानकारी मिल पाएगी एंड दे कैन हेल्प देयर चाइल्ड प्लान, अपने बच्चों को बेटर वे में करियर प्लान करने में। तो हमारी गेस्ट अभी हैं पूजा रावत। वो क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल हैं। और हम आगे उनसे बात करें उससे पहले आपको पूजा, हैप्पी महाशिवरात्रि एंड हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। और मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रो भी दे दें, फिर हम आगे चलेंगे अपने सवाल। Thank you so much, Manoj sir, for giving me this platform. So I'll introduce myself. नमस्ते, पहलाग, मेरा नाम पूजा रावत है और मैं उत्तराखंड निवासी छू। उत्तराखंड एक देवभूमि है। मैंने स्टार्टिंग अपनी यहाँ के गढ़वाली बोली में की है। So जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आई एम ऑल्सो नॉट अ फेमस सेलिब्रिटी और समथिंग, जस्ट लाइक यू ऑल, जो कि एक छोटे टाउन से निकल करके अपनी पहचान एक बड़े शहर में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में बनाई है। तो हाँ, मेरा नाम पूजा है और मैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हूँ। करेंटली मैं वर्किंग हूँ हेल्थ केयर में। ओके, ठीक है, बहुत इंट्रो है। अब हम सवाल जवाब से शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, आपने इनिशियली बता दिया कि आप कहाँ से हैं। तो पहले थोड़ा सा हम, क्योंकि आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्लिनिकल रिसर्च फील्ड होता क्या है और जिस पोजीशन पे आप हैं उसमें क्या रोल्स होते हैं, ये थोड़ा सा हमें। ठीक है, बिल्कुल। एक्चुअली क्लिनिकल रिसर्च एक बेसिकली जैसे कि नाम कह रहा है रिसर्च है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी रिसर्च की जाती है। बट इसमें क्या है, ह्यूमंस पे है रिसर्च, ड्रग्स पे है, मेडिसिन पे है, मेडिकल डिवाइस है। सो क्या होता है, जैसे कि अभी कोविड में भी ये काफी पॉपुलर नेम बना है क्लिनिकल रिसर्च। तो न्यूज चैनल्स वगैरह काफी शो कर रहे थे। तो क्या होता है इस पे कि कोई भी न्यू डिजीज है या एग्जिस्टिंग डिजीज है या कुछ भी है, तो जिसके ऊपर हम एक न्यू मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो नोवल भी हो सकती है, वो कंबाइंड भी होती है, वो अलग अलग फॉर्मुलेशन होता है, वो डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, जो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 इस तरह से होता है। जब फेज 4 कंप्लीट हो जाता है, तब उस ड्रग को, उस मेडिसिन को या उस डिवाइस को अप्रूवल मिलती है हेल्थ मिनिस्ट्री से, एंड देन वो कमर्शियलाइज होती है हम सब लोगों में, तो डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और हम लोग लेते हैं, एंड देन वी लाइक दैट वी प्रोसीड। सो हर फेज का एक अलग अलग महत्व है। वो क्या होता है कि जैसे कि एकदम से हम कोई भी मेडिसिन बनाई है, कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर किया, उसको एकदम से ह्यूमंस में नहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं।
उसमें क्या होता है कि जैसे फेज 1 है, उसमें पूरा एनिमल टेस्टिंग होती है, और एनिमल टेस्टिंग भी सीधा नहीं हो जाती, उससे पहले भी बहुत ज्यादा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो कि लैब बेस्ड होते हैं, इन वीवो एक्स वीवो उस टाइप के ट्रायल्स होते हैं। सेल्स पे टेस्टिंग की जाती है, और उस ड्रग, वो जो भी मॉलिक्यूल है उसका, उसकी टॉक्सिसिटी देखी जाती है, उसका एक्यूमुलेशन देखा जाता है बॉडी में है कि नहीं है, वेदर इट इज सेफ या नहीं। सो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमको एक ड्रग बना रहे हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक किए जाते हैं, जिसमें से कोई एक मॉलिक्यूल पास करता है, और समटाइम ऐसा होता है कि कोई भी पास नहीं करता, सो अगेन वी नीड टू स्टार्ट। तो जब प्री क्लिनिकल में हमें एक पोटेंशियल मॉलिक्यूल मिल जाता है, तो हम उसके बाद उसको फेज 1 में लेकर के आते हैं, जिसमें हम एनिमल्स पे उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर एथिकल वेज होते हैं इसके, ऐसा नहीं है कि जस्ट वी जस्ट टेक कोई भी एनिमल एंड जस्ट इंजेक्टिंग हिम और इंजेक्टिंग दैट पर्सन, इट्स नॉट लाइक दैट। सो जब वो देखते हैं कि वो एनिमल टेस्टिंग में पास हो गया है, देन वी मूव टू फेज 2, जिसमें अब हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर वो ड्रग डालते हैं जस्ट टू सी मेटाबॉलिज्म, कि वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो रहा है, एंड देन उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो पाइल अप हो गया तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, एंड विच इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। सो उसमें ऐसा नहीं है कि काफी सारे इंडिविजुअल्स, बहुत ही जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उस समय पे बहुत ही कम होता है। हेल्दी इंडिविजुअल, उनका पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है, 24 आवर मॉनिटरिंग है उसमें उन पेशेंट्स की, और वो वॉलंटियर है। इट्स नॉट लाइक कि वी आर जस्ट चेजिंग पर्सन एंड सेइंग दैट नो यू नीड टू टेक द ड्रग, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कंप्लीटली वॉलंटरी। सो वो फेज कंप्लीट होने के बाद फिर क्लिनिकल के अपने कुछ क्राइटेरिया बनाए जाते हैं। इट्स नॉट कि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो सभी तरह के डायबिटिक पेशेंट्स को वो ड्रग दी जा रही है, नहीं, उसके कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं। तो जब इस फेसेस के थ्रू जब ड्रग बनती है, और उसके जब पूरा क्लिनिकल एनालिसिस किया जाता है, क्या उसका सेफ्टी, सेफ्टी तो खैर हम पहले भी चेक कर चुके होते हैं, बट हर फेज में सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी रहती है। उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है उस मेडिकल डिवाइस का, या उस ड्रग का क्या एफिकेसी रही है। जब वो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाती है, तो फिर हम रेगुलेटरी गाइडलाइंस, रेगुलेटरी के तहत, जो इंडिया की रेगुलेटरी है उसके तहत, या यूएस की है, यूरोप की है, उसमें अपील करके उधर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं लीगल वे से, एंड देन दे गिव अस द फाइनल approval for marketing, and then we are taking those drugs. So this is the whole scenario, how yeah, how clinical trial works, or how a drug or a device is being approved. तो मैं थोड़ा सा लोगों को सिंप्लीफाइड वे में समझाना चाहूँगा, जिनको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आया हो टेक्निकल टर्म की वजह से। मैं थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँगा। तो दोस्तों, हम जो बीमार होने पे दवाइयाँ लेते हैं, तो वो सब कई लेवल ऑफ टेस्टिंग के थ्रू गुजरती हैं। उनको टेस्ट किया जाता है पहले जानवरों पे, फिर मनुष्यों पे। वही मनुष्यों पे जो टेस्ट हो रहा है उसे क्लिनिकल रिसर्च कहा जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से। और उसके अलग अलग फेज, जैसे पूजा जी ने बताया, उसके एक एक स्टेज होते हैं। उस स्टेज पे वो मेडिसिन जब पास होती है, वो जिसको हम रिसर्चर साइंटिस्ट सोचते हैं कि हाँ, ये दवाई हो सकती है। क्योंकि इसमें जब तक फाइनल स्टेज पास नहीं होता, वो दवाई नहीं होती है, तब तक वो सिर्फ ट्रायल फेज में रहती है। और जो फाइनल फेज पास कर जाती है कि भाई हाँ, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और पॉजिटिव इफेक्ट, इसके औषधि जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तभी वो हम सबके पास पहुंचती है। तभी हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं भारत के अंदर, सिडिस्को है, और यूएस वगैरह में यूएस एफडीए, और यूरोप में यूरोप की एजेंसी है। तो ये सब इनका काम है अप्रूवल करने का। जब वो फार्मा कंपनी या जो कंपनी बना रही है उस दवाई को, वो ये सब ट्रायल करके, ये चेक करके कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा हैं, नेगेटिव इफेक्ट कम है, और अगर नेगेटिव इफेक्ट भी हैं तो जानलेवा इफेक्ट नहीं है, वो सब चीज़ डिटेल जो है इन एजेंसीज को सबमिट करती है। और इसमें क्लिनिकल रिसर्च के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल आता है। तो अब हमें थोड़ा सा आप बताइए कि पूजा जी, आपका क्या रोल है, यानी क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, और क्या सभी प्रोफेशनल्स वो रिसर्च कर रहे होते हैं, या फिर कुछ और भी इनके जॉब प्रोफाइल है, इनके फंक्शनिंग डिफरेंट होती है? थोड़ा सा ये समझाइए। जी बिल्कुल।
जैसे कि आपने पूछा कि कौन कौन कितने फंक्शनिंग है, क्या क्या है, तो क्लिनिकल रिसर्च एक छोटा सा नहीं है जो कि अ, शायद एक लेमैन से अगर बात की जाए रिसर्च के बारे में तो उसके दिमाग में यही रहता है कि हाँ रिसर्च है, हॉस्पिटल होगा या फिर कोई रिसर्च लैब होगी, वहीं तक सीमित रहता है कि हाँ वहां से कुछ आता होगा और फिर जैसे ही वो हो गया तो कमर्शलाइज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी इसके पीछे टीम लगी होती है, और एक सिर्फ मेडिकल टीम नहीं लगी होती है, उसके साथ जो सहायक होते हैं वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग होते हैं। आईटी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लीगल टीम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑपरेशंस टीम का तो है ही, डेटा मैनेजमेंट टीम का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन टीम का इन्वॉल्वमेंट है जो कि पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखती है, क्योंकि आर्काइवल पीरियड किसी एक ट्रायल का डिपेंड करता है 15 से 25 साल तक भी होता है। कंट्री टू कंट्री रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन कहती है वो कंट्री टू कंट्री होती है, तो 15 से 25 साल तक की भी गाइडलाइन होती है कि उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है। तो आप एक सिर्फ उतना ही नैरो नहीं है कि सिर्फ लैब के अंदर आपने टेस्टिंग कर ली और वो हो गया, नहीं, अलग अलग फील्ड्स है और अलग अलग प्रोफेशनल्स में मैं हर फील्ड के ऊपर थोड़ा थोड़ा आऊंगी। पहले मैं ऑपरेशंस के पे आती हूँ। ऑपरेशंस में क्या है कि जैसे हमें लगता है कि वो पोटेंशियल ड्रग है, तो साइट्स पे जो डॉक्टर होते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है उस पर्टिकुलर डिजीज को लेकर के या उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर, उनके पास कुछ काफी अच्छा होल्ड एक्सपीरियंस है, काफी पब्लिकेशंस हैं, तो हम उन पोटेंशियल डॉक्टर्स को लेते हैं, जो भी स्पॉन्सर है या जो भी कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है। आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल कंपनीज हो। तो वो क्या करती हैं कि उसके बाद उन साइट्स पे जाती हैं, उन डॉक्टर्स को टारगेट करती हैं, उन डॉक्टर्स के साथ अग्रीमेंट होता है जहां पे हमारा लीगल पार्ट भी आता है, दैट आई कम लेटर। तो उस समय पे क्या होता है, वो उसके साथ टाई अप होता है एक तरीके से, जिसमें हमें कुछ गवर्नमेंट साइट्स कुछ प्राइवेट साइट्स लेनी पड़ती हैं, और वहां पे ट्रायल स्टार्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल सेट किया जाता है, उसी तरह के पेशेंट्स लिए जाते हैं जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है, यानी कि किस तरह के ले सकते हैं, किस तरह के नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि डायबिटीज के आ रहे हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आ रहे भर भर के तो सबको ले लिया, नहीं, जो उन लेवल्स को मैच कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं तरह उसी तरह के पेशेंट्स लिए जाते हैं। तो वहां पे साइट टीम वर्क करती है। तो वहां पे डॉक्टर के साथ एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, जो कि एक वन ऑफ द प्रोफाइल है क्लिनिकल रिसर्च में। लड़कियों के लिए वो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोफाइल है, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जो कि हमेशा बोला जाता है, नहीं, clinical research coordinator CRC is the first person जो कि अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर के बाद उस पर्सन को पूरा प्रोफाइल पता होता है हर पेशेंट का, वो पेशेंट कब आएगा, उसको क्या हुआ है, एंड ही हैज अ ग्रेट टच विद द पेशेंट्स। सो तो ये लेवल प्रोफाइल है। हाँ जी, ये फर्स्ट लेवल प्रोफाइल है, ये साइट लेवल प्रोफाइल है, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। एनीबडी कैन डू, इट्स नॉट फॉर वुमेन्स और, बट यस दे हैव वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड। सो यहाँ से एक लेडर शुरू होता है, ये पहला है। जब क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि साइट पे किस तरह की चीजें होती है, किस टाइप के हर्डल्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का भी हमारा गाइडलाइन है। It's not like एक form दे दिया, we just fill it, strike it off, put some white marker or something like that. No, there are guidelines for good documentations which we follow. So वो चीजों का पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद जब आपको लगता है कि उनके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, then they are ready for the profile of CRA, that is Clinical Research Associate, which is me. Okay. Right? So क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट यूजुअली कंपनी की साइट से होता है। तो उसका काम क्या होता है, साइट पे जा करके जो भी जो प्रोटोकॉल दिया है, क्या हम साइट डॉक्टर पेशेंट्स एवरीबडी इज फॉलोइंग दोज रूल्स और नॉट, द गाइडलाइंस और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग द पेशेंट सेफ्टी एंड वेलबींग, उनके राइट्स उनके राइट्स कोई वॉयलेट ना हो रहे हो, उनको चीजें प्रॉपरली डिस्क्राइब की जा रही हो। अब सीआरए भी अलग अलग प्रोफाइल्स होती है, सीआरए 1, 2, 3 प्रिंसिपल सीआरए, डिपेंडिंग अपॉन द experience level. Companies have different ladder for that, different hierarchy for CRA. And when you have a good experience of 7 to 8 or 9 years, then they will promote you to the manager, operating manager.
एंड देन इवेंचुअली फिर कंट्री लेवल हेड, फिर इस तरह से ये एक तरीके की लेडर है कि जो हम क्लिनिकल रिसर्च में फॉलो करते हैं. सो आई एम हैविंग करेंटली 7 years of experience in clinical research, and I am in the ladder 2 of clinical research, CRA. ओके. So ये एक तरीके तो का पूरा लेडर है. मुझे एक चीज बताइए, ये सीआरसी को कौन रिक्रूट करता है? डायरेक्ट जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यानी जो साइट पे जो डॉक्टर है, हेड कर रहा है रिसर्च को, वो रिक्रूट करता है सीआरसी को, कि कंपनी करती है? और सीआरए जो है उसमें डॉक्टर का कुछ रोल होता है या फिर नहीं होता? सिर्फ कंपनी जो स्पॉन्सर कर रही है अपने मेडिसिन के ट्रायल के लिए, सिर्फ उसी का पूरा कंट्रोल होता है रिक्रूटमेंट में सीआरए के? क्या ये कैसे वर्क करता है रिक्रूटमेंट? Okay. पहले सीआरसी की रिक्रूटमेंट की बात करते हैं. समटाइम ऐसा होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास काफी सारे ट्रायल्स हैं और मैं खुद से मैनेज करना चाहती हूँ. आई डोंट वांट एनी अदर स्पॉन्सर और एनी अदर एसएमओज इन्वॉल्वमेंट. सो मैं क्या करूंगी, मैं अपना ही कोई I'll just write down कि CRC का प्रोफाइल है in that hospital website or my own LinkedIn profile or whatever. I'll take the interview and take the person. And person should have minimum qualification of life science degree, any degree, but life science में science graduate होना चाहिए वो. राइट. ये तो एक तरीका है. दूसरा क्या होता है कि आजकल इंडिया में जो न्यू मॉडल स्टार्ट हुआ है वो है एसएमओ मॉडल, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या होता है, आप कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाइए, तो जिनके उनके पास जो जो प्रोजेक्ट आएंगे, जो जो साइट्स होंगी, दे विल सेंड यू देयर. सपोज मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो मेरे को हो सकता है कि एम्स दे दिया जाए या गंगाराम हॉस्पिटल दे दिया जाए. So I'll go to that site with that doctor and work on that particular protocol or particular study. So this is one thing, right? CRA जो होता है, that is from either can be from sponsor based. अगर स्पॉन्सर के पास, स्पॉन्सर यहाँ पे वो कंपनी है जो कि जिसका ड्रग है, मॉलिक्यूल है, जो रिसर्च करवा रही है, कंडक्ट. यहाँ पे स्पॉन्सर का मतलब वो है जो फाइनेंस करिए इन सब चीजों को. या तो एक तरीका होता है कि स्पॉन्सर के पास अपनी एक टीम होती है, क्लिनिकल रिसर्च प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, उनका अपना रिक्रूटमेंट होता है और वो साइट साइट पे जाकर के सारी चीजें देखते हैं. या फिर क्या होता है, कभी कभी स्पॉन्सर के पास ये सारी चीजें नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, सीआरओ हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके बिहाफ पे काम करती है. तो वो सारी क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर ऑफ अटर्नी कह सकते हैं, उनको दे देते हैं, जिसमें वो लोग अपने सीआरए हायर करते हैं. And then they used to go and inspect the things on the behalf of sponsor, and then they make a report and submit it to the sponsor. ये एक तरीके से होता है. ये है. और इसमें भी वही है कि आपके पास मैक्सिमम एक लाइफ साइंस ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम. ओके. तो मिनिमम बोला आपने, ठीक है. तो इसके साथ क्या और ऐड ऑन करें कि भाई आपको इस प्रोफाइल में जॉब मिलना आसान हो जाए? इसके साथ कुछ ऐड ऑन कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम, जो ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं लोग. तो ये भी एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है. अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो एक ही के साथ आप एक एड ऑन कोर्स भी एनरोल कर लीजिए, तो बाय द टाइम आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपके पास वो एडिशनल क्वालिफिकेशन रहेगी कि आप इन पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल्स के लिए सूटेबल हो जाए. जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल. एक्चुअली क्या होता है कि हाँ, मैंने जो बोला था कि मिनिमम लाइफ साइंस ग्रेजुएट होता है. मिनिमम में क्या होता है कि एक्चुअली कोई भी प्रोफाइल वाले होते हैं, उसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है. किसी ने बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री करी है, किसी ने जूलॉजी की है, किसी ने बॉटनी की है, बट दे आर वेल अवेयर ऑफ द बेसिक ग्राउंडेड थिंग. जो उनका बेसिक है, फाउंडेशन है, दे आर वेल अवेयर ऑफ दैट थिंग. अब क्या होता है कि क्लिनिकल रिसर्च में आप आ तो गए, आप बिल्कुल, जब आपको ड्रग का प्रोफाइल समझाया जाएगा कि ये वाला लीगेंट है, इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये इनहिबिट करेगा, ये तो उनको समझ में आ जाएगा. बट जैसे कि मैं जो स्पेसिफिक टर्म्स यूज करूंगी तो वो नहीं समझ पाएंगे. जैसे मैं बोलूंगी कि स्पॉन्सर है, इन्वेस्टिगेटर है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, सब इन्वेस्ट, कुछ भी ऐसे टर्म्स यूज करूंगी तो दे विल लाइक कि इन्वेस्टिगेटर शायद नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कुछ फाइंड आउट करने वाला नहीं. तो इन टर्म्स के साथ अवेयर होने के लिए उन लोगों को वो लोग क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं. जैसे कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज काफी हैं,
तो कुछ जानने के लिए कि क्या है बेसिक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च में। मैंने खुद ने पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस में 1 ईयर का डिप्लोमा किया था। तो इस तरह के डिप्लोमा कोर्स किसी ऑथराइज जो कि फुल्ली क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है वहां पे कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऐसे इंस्टीट्यूट के पास दे हैव अ गुड रिलेशनशिप with the hospitals and with of the few of the SMOs. So what happened कि जब उनका 1 ईयर कंप्लीट होने लगता है तो they used to uh, give them suggestion कि यहाँ पे चले जाओ, they have a tie up so they can refer you. बिल्कुल, तो प्लेसमेंट तो असिस्टेंट मिल जाता है, थोड़ा जॉब फाइंड करने में आसान हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो इस तरह से हुआ। तो मैंने खुद ने अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आई जस्ट बाय द टाइम क्या होता है कि मुझे बाय द टाइम मुझे क्या कि जो भी इस कोर्स को परस्यू करेगा दे हैव अ बेटर आइडिया, और वो लोग और अच्छे से हर फील्ड को बताते हैं। सपोज कि अगर मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, आई लाइक टू ट्रैवल, सो आई गो फॉर अ सीआरए रोल ऑपरेशन। बट मुझे फिर मैं ही हूँ कि मुझे शायद पसंद नहीं है ट्रैवलिंग, बट मुझे ठीक है, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स और एक्सेल शीट एंड ऑल दोस थिंग्स, फॉर्मुलेशन एंड ऑल दोस। सो मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के लिए बेटर रहूंगी। या मेरे पास बहुत अच्छा आईटी का है और किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है बैक एंड में, तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में चली जाऊंगी, कैसे डेटा को मैनेज करना है। बिकॉज हर साइट पे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उसको ऑनलाइन सर्वर पे डाला जाता है सो दैट स्पॉन्सर समय समय पर अपनी टाइमली रिपोर्ट्स को देख सके और देखे कि क्या प्रोग्रेशन चल रहा है। तो वो सिंक कैसे होगा डेटा? अगर पेपर बेस्ड रहेगा तो एक समय तो हमें सिर्फ खाली ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसक्राइब करने के लिए। जस्ट टू अवॉइड दैट वो उनके पास बहुत सारे डेटा बेसेस होते हैं, अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो उसको लॉग इन करो और पेशेंट का डेटा उसमें फीड करो। सो स्पॉन्सर समय समय पे देखता है। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा इमर्जिंग फील्ड है। आजकल मैं लड़कियों को और कहूंगी कि वो कुछ कोर्सेज कर सकती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर। ये बहुत ज्यादा बूमिंग है। इसमें जो आपको सीटीसी भी ऑफर किया जाता है, वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही कम लोग हैं इसमें स्पेशलाइज। सो दे कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, जिनका मैथमेटिक्स काफी अच्छा है, स्टैट्स में उनको काफी इंटरेस्ट है, क्या अभी ऊपर ग्राफ जा रहा है नहीं जा रहा है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, सो दे कैन डू दैट ऑल्सो। यस। हाँ हाँ। एंड बट यू ऑल्सो वांट टू हैव अ कि आपको बाहर जा रहे तो मैंने आपको सीआरसी का रोल बताया है। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, यू हैव फैमिली, यू नीड टू गिव योर टाइम टू अदर थिंग्स ऑल्सो। सो इट्स गुड कि आप सीआरसी का रोल प्रोफाइल चूज करें। आप नॉर्मली 9, 9:30, 10 बजे आप हॉस्पिटल गए यार, 5 o'clock तक वो बंद भी हो जाता है हॉस्पिटल आजकल, so you can come back. So there are different profiles according to your choices. Or even though if you are a legal person, you have a good knowledge of legal, you can specifically go to that, apply to those sponsors, क्योंकि वहां पे legal contracts करने हैं, right? लीगल चीजों पे सजेस्ट करना है। आपके आपके पेशेंट्स हैं, उनके लिए लीगल चीजें क्लेम कैसे होंगी ऑन द बिहाफ ऑफ अ स्पॉन्सर ऑल्सो। सो और साइट के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, साइट के साथ साथ वेंडर्स भी हैं आपके बहुत सारे, तो वेंडर्स के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो लीगल पर्सन कैन गो देयर ऑल्सो, राइट? तो और फाइनेंसेस भी है, क्योंकि उसमें पूरा बजटिंग करना है। तो जो पीपल हु आर एक्सपर्ट इन अकाउंट्स एंड बजटिंग एंड फाइनेंस, दे कैन गो देयर ऑल्सो। सो या लॉट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, दे आर जस्ट गोइंग टू कि हाँ नॉर्मल कोई कोई फर्म के अकाउंट डिपार्टमेंट में हम काम कर लेते हैं या कहीं चले जाते हैं, बट इट्स नॉट। मैं खुद अपने काफी सारे फ्रेंड्स को जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से, मैं अपने उस पोर्टल में हमेशा ऑफिस के पोर्टल में चेक करती रहती हूँ कि क्या है, और उसमें से उनको शॉर्ट लिस्ट करके जॉब डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, ये देखो यू कैन अप्लाई इन दैट। सो पीपल आर, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि डेटा मैनेजमेंट है या लीगल थिंग है, फाइनेंस थिंग है, दे आर नॉट अवेयर। और इस तरह की वैकेंसी हमेशा आती है, बट पीपल आर जस्ट अप्लाइंग हियर एंड देयर, मतलब अदर कंपनीज, नॉट इन द क्लिनिकल वन, इन द मेडिकल फील्ड वन। बिल्कुल, क्योंकि लगता है कि भाई ये तो एकदम साइंटिफिक होगा, उतना तो हमको पता नहीं है, तो जी हम कैसे इसमें फिट करेंगे, ये वाली जी। भी एक चीज है। और हाँ अच्छा, मुझे ये बताइए आप,
कि इसमें आज आजकल क्या है, रिमोट वर्क का काफी चलन शुरू हो गया है। आईटी वगैरह में जी। खासकर लोगों को बहुत लिबर्टी मिल जाती है, वो रिमोट वर्क कर लेते हैं, अपने घर पे बैठ के भी वो वर्क कर सकते हैं। तो क्या हम्म। इसमें भी कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं कि जो आप जैसे लेडीज हैं, अब हॉस्पिटल वगैरह जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल होता है वो तो बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में हम्म। होते नहीं। अब हम्म। छोटे शहर की जो लड़कियां हैं, हमारी विमेन हैं, वो अगर क्लिनिकल रिसर्च में कहीं पे अपना जॉब प्रोफाइल देखना चाहती हैं, और वो क्योंकि बड़े शहर नहीं जा सकती, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, या तो शादी हो गई है, छोटे शहर में है, हस्बैंड है, फैमिली है, तो इस तरीके के, या फिर माँ बाप हैं और उन्हें छोड़ के वो छोटे शहर से बड़े शहर नहीं जा सकते अभी, एंड दे आर द ओनली वन हु आर टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स। तो ऐसे में कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं इनमें कि जो आप रिमोटली भी कर सकते हो अपने घर से बैठ के? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये हाँ। आप घर पे बिल्कुल घर पे बैठ के कर सकते हैं, इस पे फुल्ली होता है। और आजकल तो सिस्टम आईटी सेक्टर इतना ज्यादा बूमिंग हो चुका है कोविड के बाद में कि यू डोंट नीड टू गो टू द ऑफिस। इवन मैं ऑपरेशंस को डील करती हूँ, मैं खुद ऑफिस नहीं जाती, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। सो ओके। जब जब स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ आपको उस साइट पे जाके साइट इंस्पेक्ट करनी है, ऑडिट करना है, या साइट सिलेक्शन के लिए जाना है, बस मैं उस पूरे वीक में से वो अपने लिए डे निकाल लेती हूँ, अपनी फ्लाइट्स बुक कर लेती हूँ, एंड आई जस्ट गो एंड देन वेंट बैक। बाकी टाइम आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। ये एक ओके। तरीका तो है। हाँ, ये सीआरसी वाले में हो सकता है कि आपको जाना पड़े। बाकी डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट है। क्या होता है, कुछ स्टडीज जो होती है क्लोज आउट हो चुकी होती है, नाउ स्पॉन्सर वांट टू आर्काइव आर्काइव करना चाहता है, उनको सम 25 साल के लिए स्टोर करना चाहते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेपर बेस्ड होते हैं, वो स्पॉन्सर के पास थ्रू डिजिटल वे में नहीं आते, तो उस समय पे जब साइट क्लोज आउट होती है तो उनको डिजिटलाइज किया जाता है। तो सीआरसी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स भेजता है। तो उस समय पे जो डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट होता है उसको पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन सी वाली ट्रायल मास्टर फाइल में जाएगा, तो ही और शी कैन डू दैट। सो इस समय पे वुमेन्स के लिए ये भी बहुत अच्छा प्रोफाइल है कि वो कर सकते हैं। ओके। फाइनेंस रिलेटेड भी जो है वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम जो साइड बेस्ड वर्क है वही है जो आपको घर से उठ करके जाना पड़ेगा। एल्स अगर आप किसी फर्म के साथ बहुत अच्छे से एसोसिएट हो गए हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। और आजकल फ्रीलांसिंग वर्क भी चल रहा है, तो ओके। फ्रीलांसर्स में भी आपको इजीली वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, और आपके पास विंडो पीरियड भी काफी अच्छा खासा होगा कि आप अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हैं। हम्म। तो अगेन फ्रीलांसर वाला तो एक्सपीरियंस्ड लोगों को मिलता होगा, क्योंकि न्यू हाँ जी, कमर्स को हाँ तो जी। फ्रीलांसर वाला ऐसे नहीं मिलता। वो तो जी। पहले यू हैव टू शो यू कैन वर्क। ठीक है। एब्सोल्युटली। और इसमें जो ट्रेनिंग होती है, मेरे ख्याल से सब कंपनी और ऑन साइट प्रोवाइड की जाती होगी इस चीज की ट्रेनिंग की, कैसे उनके सिस्टम में, प्रोटोकॉल में उनका जो एसओपीस है वो कैसे फॉलो करना है, वो सब चीज पहले सिखाते होंगे। एब्सोल्युटली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ज्वाइन करें और आपके ऊपर बस एक काम का बर्डन डाल दिया जाए और लॉट्स ऑफ फाइल्स विल बी हैंड ओवर टू यू। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज की ट्रेनिंग है। विदाउट ट्रेनिंग दे वुडंट असाइन यू एनी ऑफ द स्टडी, जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं है। और आपके पास उस ड्यूरेशन में, जब आपने न्यूली ज्वाइन किया होता है, तो आपके पास एक बड़ी सिस्टम होता है, तो उसमें आपको एक बंदा, एक पर्सन असाइन किया जाता है हु विल हेल्प यू, क्योंकि मैनेजर इज नॉट अवेलेबल 24 hours, he will give you the time, the scheduled time, but the buddy will be there. So whenever you are not able to get the things, ये कैसे करना है, how to log in, how to create the things, how to upload the documents, extract the data, so that buddy will help you for 1 month. They usually give, they will train you in that. हम्म। क्योंकि कंपनी का सॉफ्टवेयर आजकल सारी कंपनियां एक सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं, तो उसको भी कैसे यूज करना है, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी समझनी है, तो इसके लिए एक इनिशियल ट्रायल पीरियड रहता ही है, सबको ट्रेनिंग जी। पीरियड सबको मिलता है। अच्छा, मुझे थोड़ा एब्सोल्युटली। सा ये बताइए, जो हमारे लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि साहब सैलरी कितनी मिलती है, एक स्टार्टिंग सैलरी, और उसके बाद व्हाट इज द लिमिट कि कहाँ तक हम जो हाईएस्ट पोजीशन कभी पहुंच सकें, तो कितना सैलरी हो सकता है? अ, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैंने जब सीआरसी स्टार्ट किया था, आज से 7 साल पहले, इन 2000 एंड
17, यस। सो उस समय पे मैं पहले ट्रेनी थी, तो जब एज अ ट्रेनी थी तो मुझे 8,000 रुपए मिलते थे। सो फॉर 3 मंथ्स आई वर्कड एज अ ट्रेनी, बिकॉज उस समय पे वो आपको सिखा रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, आपको आप पे चीजें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस समय पे 8,000 थी, यस। बट जब मैं हायर की गई और एज अ CRC बन गई प्रॉपरली परमानेंट, देन जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 20 to 25,000 से स्टार्ट होती है। Wow, that is good. हाँ, That is good. ये आपको मिलती ही मिलती है। अभी का करंट सिनेरियो ये है ही है, 20 to 25,000 के बीच में आपको मिलेगी ही मिलेगी, उससे कम नहीं है। ओके, ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड मिलता है एक, जो कि ठीक है, 8,000 तो बहुत सही स्टाइपेंड है ट्रेनिंग पीरियड में व्हेन यू आर लर्निंग। और फिर उसके बाद व्हेन यू आर हायर्ड, जब कंपनी हायर कर लेती है, तो 20 से 25 हजार का स्लैब है आपको। अगेन आप इंटरव्यूअर को कितना इम्प्रेस कर लेते हो कि वो आपको 20 देता है या 25 देता है, तो दैट इज अप एब्सोल्युटली, टू यू, राइट। यस। तो ये बहुत अच्छा एक एंट्री लेवल सैलरी है किसी के लिए भी, और स्पेशली लाइफ साइंस से रिलेटेड अगर देखें हम, तो एंट्री लेवल में उतनी सैलरी मिलती नहीं है। हम्म। इवन रिसर्च करने वालों को उतनी नहीं मिलती है। तो ये एक अच्छी सैलरी एंट्री के लिए है। और मैक्स टू मैक्स कितना पहुंच सकता है कभी आदमी, यानी मान लीजिए जो आपने बताया कंट्री हेड और इस तरीके से, अगर इस पोजीशन पे पहुंच जाता है व्यक्ति, तो इनकी सैलरी कितनी होती होगी, कुछ अंदाजन? इनकी सैलरी आपकी 3 lakhs पर मंथ तक पहुंच जाती है। वाह। 3 lakhs पर मंथ, यस एब्सोल्युटली। रिसर्च में एक्चुअली में अगर आपने मन लगा करके, दिल लगा करके चीजें समझ ले, सारा खेल एक्सपीरियंस का, उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट नोबडी विल आस्क यू कि आपके पास क्या डिग्री थी। एक बार बस आप घुस गए और आपने चीजों को ग्रैब कर लिया, आपने फाउंडेशन को अपने हाथों में ले लिया, चीजें अपनी तरह से कर ली, सीख ली। एक्सपीरियंस का ही पूरा मैटर है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 7 साल का एक्सपीरियंस वाली मैं हूँ, 7 साल के एक्सपीरियंस वाली कोई कॉम्पिटिटर भी कोई है, बट मेरे पास जो एक्सपीरियंस है और जो स्किल्स है वो ज्यादा बेटर है उससे। तो हमारे CTC में डिफरेंस देखने को बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल, ये चीज़ है। और मैं थोड़ा सा नाम नहीं लूंगा, मगर मैं बताऊंगा कि मेरे कांटेक्ट में और भी हैं जो स्टूडेंट्स क्लिनिकल रिसर्च में हैं, वो आप प्रोफेशनल्स हैं। तो कईयों के जो मैंने बीच बीच में कई बार उनसे बात होती है, तो उनकी प्रोग्रेस जब मैं पूछता हूँ, तो कईयों के मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उनकी सैलरी 8 से 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी है उस लैब में, दैट इज पर एनम। तो जो कि अच्छा ग्रोथ है, 7 से 8 साल के 9 साल के आपके करियर में आप अगर उस लैब में पहुंच जाते हो, तो दैट इज ए गुड ग्रोथ। और आप अपने लिए कुछ सेविंग भी कर सकते हो, घर परिवार के लिए भी अच्छा कुछ कर सकते हो। तो ये एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है फॉर विमेन स्पेशली, वो एंटर हो सकती हैं। एंड जैसे पूजा जी ने बताया कि रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, वंस यू हैव बीन ट्रेंड, आप एक बार ट्रेंड हो जाते हो, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हो, वो आपकी चॉइस हो जाती है। फ्रीलांसिंग की भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजें आपके पास ओपन अप रहती है। तो ठीक है, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अब। मैं अभी सर एक भी चीज जो और आप, ऐड करना चाहूंगी। जी एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी फर्म के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक कि मतलब आपको सिर्फ ये है, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पर्क्स और होते हैं, राइट? अगर जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, सो दे विल अवार्ड यू, they will recognize your work, right? They will provide you proper leaves also, and it's not like कि अगर आप हैं किसी स्टडी में डेलीगेट तो बस आप ही कर रहे हैं, नहीं, there is a backup also. So if you want to have a leave, the backup will be there. So इतना स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। so मतलब ये ना सोचे कि हाँ मतलब जो चीज पोर्ट्रे की है वो वैसी नहीं है। आप once you will be get attached to a good firm, so they will take care of you as well. And being a woman, they will give you extra privileges also. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं कई बार, क्योंकि सैलरी से लेके आपका, और जो मैटरनल लीव की बात होती है, और भी कई थोड़े से विमेन इश्यूज होते हैं, उसमें कितनी अच्छी उस इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, उनके क्या रेगुलेशंस हैं, प्रॉपरली प्लेस्ड हैं कि नहीं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, सिर्फ कागज पे
तो नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया इसमें, क्योंकि मैं इस पे आने वाला था इस सवाल पे। क्योंकि बीइंग अ वुमन इन अ फील्ड, एक मेल प्रोफेशनल और फीमेल प्रोफेशनल के अलग चैलेंजेस होते हैं। तो एज अ फीमेल प्रोफेशनल आपके क्या चैलेंजेस रहे, थोड़ा सा हमें वो बताएं, एंड हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ओवरऑल अभी तक, साथ साथ। मेरा जर्नी जो था या अभी जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम से अच्छा था और बहुत ही सेटिस्फाइंग था। नहीं, वो यू नो कि अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट, इट्स अ रोलर कोस्टर। समटाइम यू आर एट द वेरी लो एंड समटाइम यू आर एट द वेरी हाई पॉइंट। सो ऐसा था। और यस, ये बात बिल्कुल सही है कि यस, बीइंग अ वुमेन यू विल definitely face some challenges, or the challenges can be anything. Challenges can come from your family, challenges can come to the workplace, challenges while you are traveling, challenges through thoughts, how people are thinking, how people are broad minded or narrow minded. So इस तरह के challenges तो definitely मिलेंगे ही मिलेंगे। apart from this, एक वर्किंग वुमेन के लिए चैलेंजेस फिर उसके करियर के गैप में हो जाता है। समटाइम मैरिज, समटाइम चिल्ड्रंस, sometimes they need to quit things and give their all focus to the family, because if the family is not happy, then what's the matter ultimately? So इस तरह के आपको गैप्स मिलेंगे। तो बिल्कुल इस तरह के चैलेंजेस मुझे भी देखने को मिले थे। और एक छोटे शहर से फिर एक बड़े शहर में आके अपने आप को बड़े शहर की तरह ढालना और उनकी उन उन चीजों पे चलना, वो तौर तरीकों को अपनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आई वॉज लकी कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दे एजुकेटेड मी। बट हाँ, एक टाइम ये भी आया था जो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैंने अपना ग्रेजुएशन किया एंड देन उसके बाद पोस्ट डिप्लोमा करा, बिकॉज मैं सबसे घर में बड़ी थी। सो आफ्टर माय फादर आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हाउस। सो उस समय पे ऐसा हुआ था कि आई वॉन्ट टू स्टडी मोर। मैं और पढ़ना चाहती थी, एमएससी करना चाहती थी, पीएचडी करना चाहती थी। मुझे था कि मैं और अच्छी, जितनी ज्यादा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में वो लेडर चलना और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हर पोजीशन एक क्वालिफिकेशन के साथ है। अगर मैं उस कंपनी की सीईओ बन रही हूँ तो वो बस एक ग्रेजुएट पूजा को नहीं सीईओ बनाने वाले। एक हद तक क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। उस समय पे क्या हुआ था कि मैंने ग्रेजुएशन किया एंड देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिनिकल रिसर्च में किया था अपना डिप्लोमा। माय डैड सेड, आई सेड कि पापा मुझे और पढ़ना है, अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है। माय डैड सेड कि अगर मैं अपना सारा पैसा तुझे पढ़ाने में लगा दूंगा तो फिर बाकी दो जो है उनको भी तो पढ़ाना है मुझे, और मुझे घर भी चलाना है। दैट टाइम इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी। आई आफ्टर डिप्लोमा आई हैड टू क्विट माय एजुकेशन। आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। मैंने वही ट्रेनी सीआरसी पे काम किया 3 महीने एंड देन 1 साल फिर मुझे परमानेंटली सीआरसी का जॉब मिल गया था एक एसएमओ के अंडर में, एक वेल रेप्यूटेड एसएमओ के अंडर में। फिर मैंने वहां पे 1 साल काम किया, 1 साल से ज्यादा ही काम किया। देन मुझे लगा कि मुझे और आगे चीजें करनी चाहिए, सीआरए के लिए रहना चाहिए, क्योंकि विद इन अ कंपनी आपको इतनी जल्दी प्रमोशन में थोड़ा सा इशू होता है, इतनी जल्दी नहीं मिलता। 1 ही साल हुआ था और मुझे जल्दी जल्दी चीजें करनी थी अपनी लाइफ में। तो फिर आई स्विच माई जॉब, और लकीली एक कंपनी ने, एक मेडिकल डिवाइस कंपनी थी जहाँ पे मैंने काम किया था, जो कि क्लास 3-4 प्रोडक्ट्स बनाती थी, स्पेशली बोन्स वगैरह के लिए, जो कि बॉडी के अंदर 15 to 20 ईयर्स तक रहते थे इम्प्लांट्स। मैंने वहां पे एज अ सीआरए का वर्क किया। वहां पे मैं करीबन 2 से 3 साल रही हूँ। उस ड्यूरेशन पे मुझे था कि मेरा पे स्केल भी काफी अच्छा हो गया है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा हो गया। आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू माई स्टडी। एक गैप, 2 से 3 साल के गैप के बाद आई सेड नहीं, मुझे तो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। आज मेरे पास इतना सब कुछ है बट मैं इसमें खुश नहीं रह सकती, क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आगे मुझे चलना है, जैसे मैंने कहा, प्रोफेशनल लेवल में ग्रो करना है, तो मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने अपने घर पे
बिना बताए आई जस्ट फिल द फॉर्म फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, हाँ और दैट इज फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। एंड आई वाज लाइक हाँ कि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि काफी गैप हो गया था, कोई रूटीन ही नहीं था उसके बाद तो पढ़ने का। तो उस टाइम पे, उस गैप पीरियड के बाद मैंने कहा कि चलो मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को निकाल के देखती हूँ, क्या पता मेरा नंबर आ जाए। तो फिर लकीली सेकंड काउंसलिंग में मेरा नंबर आ गया। जब मेरा नंबर आ गया तो मैं बहुत खुश थी, और मैंने छुट्टी लेके ऑफिस से, और अपने घर पे भी नहीं बताती थी, मैं उस समय पे बाहर ही रहती थी अपनी मासी के पास में। सो वहां से छुप के मैं गई। जब मेरा नंबर आ गया, मैंने सारे फॉर्म फिल कर दिए, मैंने फीस भी भर दी। उसके बाद जाके मैंने वहां से अपने पापा को कॉल किया कि पापा मेरा एडमिशन हो गया है, और हाँ आई वांट टू ज्वाइन कॉलेज। एंड मेरे पापा का रिएक्शन था कि बहुत अच्छी बात है, बट अब तुम जॉब छोड़ दोगी तो फिर कैसे चलेगा चीजें, कैसे तुम करोगी, और ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई का भी पैसा है, तुम कैसे करोगी। तो आई सेड कि नहीं, अब मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि एंट्रेंस दे के मेरा एग्जाम निकला है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई ऐसे ही कोई प्राइवेट में मैंने खूब पैसा लगा के नहीं किया है। सो मैं फिर उस हाँ दिन सैटरडे संडे घर पे आई, एंड आई सेड नहीं, मैं जॉब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैंने पढ़ाई करनी करनी है। फिर मैंने ऑफिस में रेजिग्नेशन डालने के लिए लेटर लेके गई हुई है। लकीली मेरा जो बॉस थे, he was very much impressed with my work, so he granted me. He said that don't quit your job, go हाँ to the office, I mean like go to the college, complete your studies, but after half, क्योंकि कॉलेज तो स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में ही होता था, सेकेंड हाफ में कुछ खास नहीं होता था। सो so, सेकेंड हाफ में ऑफिस आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब छुट्टियां चाहिए एग्जाम्स की तब लो। सो दैट पर्सन हेल्प मी अलॉट, to be very honest, that organization, that boss helped me a lot in my education. So उस पूरे टाइम पीरियड में मैंने फिर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन का लास्ट सेमेस्टर ही होगा मेरा, कोविड आ गया। हाँ कोविड आ गया, फर्स्ट वेव थी उस समय पे, किसी को कुछ पता ही नहीं था कंपनीज को क्या 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 बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोग्राम है, उस समय सबके लिए एकदम नया था। सो आई क्विट माई जॉब, बट आई सेड कि मेरे पास मेरा लास्ट सेमेस्टर है, उस समय थीसिस वर्क करना था। सो मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही। आई सेड मुझे अपने थीसिस वर्क कंप्लीट करने हैं। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे मैंने अपना थीसिस वर्क कंप्लीट किया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज ऑल्सो अ बेस्ट फील्ड, और इसके थ्रू हम जो ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्री क्लिनिकल में, हम इतनी सारी टेस्टिंग ना करके थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, थ्रू सॉफ्टवेयर, हम लोग पोटेंशियल ड्रग आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है, मैंने देखा है काफी लड़कियां बायोटेक्नोलॉजी करती है, देन दे सेड कि यार इसमें कोई स्कोप नहीं है। नहीं, स्कोप है, प्लीज प्लीज फाइंड आउट द वे। ये एक स्कोप है कि पोटेंशियल ड्रग्स कैसे फाइंड करनी है, पोटेंशियल लीगेंड केमिकल्स कैसे फाइंड करने हैं, और आजकल कैंसर स्टडीज में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। सो फिर मैंने ये अपना फिर कंप्लीट किया। देन 6 मंथ्स का वो किया, मेरे पास 6 मंथ्स का गैप आ गया अब मेरे प्रोफेशनल करियर में। देन मैंने फिर जॉब सर्च की, मेरा एग्जाम्स वगैरह हो गए, आई पास्ड आउट विद अ गुड मार्क्स एंड परसेंटेज। देन फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। देन मुझे एक कंपनी से फिर ऑफर आया सीआरए के लिए, लेवल सीआरए का लेवल था उसमें भी। सो आई हैव जॉइंड दैट। दैट मोमेंट मेरे पास दो थे, क्योंकि मेरे पास जो स्किल्स थी और एक्सपीरियंस थे, आई क्रैक दैट थिंग। एंड उसके बाद फिर मैंने जॉब की। उसके बाद मेरे को करीबन हो गए 2 से 3, मैक्सिमम 3-4 साल और हो गए, और उसके उसी बीच में मैंने 2 से 3 कंपनीज चेंज की है। ओके सो वाह ये मेरा एक जर्नी था, ये एक हर्डल्स थे जो मैंने थोड़े फेस किए थे, बट माई डैड इज वेरी मच प्राउड ऑफ मी। हम्म, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करता हूँ जो आपने कंपनी चेंज किया आपने अपने इच्छा से चेंज किया है, किसी फोर्स कंडीशन की वजह से नहीं किया है। आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए ही किया है। उम्मीद करता जी हूँ वही बिल्कुल। और पूजा, मेरे ख्याल से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल गया और हमारे जो लिसनर्स हैं और जो बाद में इसको वीडियो को देखेंगे उन्हें भी काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी क्लिनिकल रिसर्च में। और हमारे जो स्मॉल टाउन जो गर्ल्स हैं जो अपना करियर बनाना चाह रही हैं उन्हें काफ़ी कुछ आपसे इंस्पिरेशन भी मिला होगा और जानकारी भी मिली होगी कि इस फील्ड में कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एंड
आप लोग खुद देख लीजिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में हम लोग रह रहे हैं, तो और आज का युवा थोड़ा सा सर्च मारिए कि क्या क्या करियर लैडर हैं। आज पूजा जी ने काफी कुछ जानकारी दे दी कि एंट्री लेवल कैसे करना है। कोई भी साइंस ग्रेजुएट जो हैं वो उसमें जा सकते हैं। तो यानी आपके लिए आज अगर आप उस फील्ड में हो कि मान लो आप अपने बीएससी फाइनल में हो, एमएससी फाइनल में हो, आप इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। और साथ में एड ऑन कोर्स अगर कर लेते हो, डिप्लोमा वगैरह या सर्टिफिकेट प्रोग्राम इस फील्ड से रिलेटेड, तो आपके लिए और एड ऑन हो जाएगा। राइटिंग स्किल है तो मेडिकल एंड साइंटिफिक राइटिंग भी है एक चीज। तो बिल्कुल उसके बारे में भी उसके भी अलग एक थोड़ा एड ऑन कोर्स होता है, क्योंकि थोड़ा सा उस फील्ड के टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज यूज होता है। आज पूजा जी के जो हमने बात किया उसमें आपने सुना होगा कुछ कीवर्ड्स, सीआरओ, एसएमओ और कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल, वो सारा चीज। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ये सब कुछ की वर्ड्स हैं और की स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जो पूरे ओवरऑल क्लिनिकल रिसर्च को गवर्न करते हैं। तो इसके अंदर आपको जब तक इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी नहीं होगा, तो आपके लिए एंट्री करना मुश्किल होगा। यानी ये इंपॉर्टेंट की स्किल्स हैं जो एड ऑन के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। इसीलिए सर्टिफिकेशन डिप्लोमा करना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको सिखाने में जो मेहनत लगती है कंपनी को ट्रेनिंग टाइम पीरियड में, वो कम लगेगी। और सारी कंपनियां तो यही चाहती हैं कि मुझे अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के ऊपर कम मेहनत करना पड़े, वो तेजी से सीख ले चीजों को और मेरे लिए तुरंत यूजफुल हो जाए और प्रोडक्टिव हो जाए। तो इस चीज को ध्यान रखें, कहीं पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, सारे उन लोगों के लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं। कि आप अगर अपने से थोड़ा सा तैयार रहते हैं तो कंपनियों के लिए आसान होता है आपको हायर करने के लिए। फिर आप एक बार अच्छे एक्सपीरियंस हो जाए तो आपके भी इस फील्ड के अंदर आपके सिचुएशन के हिसाब से आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ही फील्ड्स में ऐसा हो पाता है। तो पूजा, थैंक यू सो मच आपका कि आज आपने समय दिया। एंड फिर से आपको मैं विश करना चाहूंगा हैप्पी विमेंस डे एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ द वुमेन। मैं बस जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगी, एक कोट है जो कि मेरे ख्याल से जब से मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया होगा उसके बाद से वो मेरे स्टेटस में लगा रहता है, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। वो ये है कि वंस यू बिकम फेयरलेस लाइफ बिकम लिमिटलेस। सो मैं चाहूंगी आप सब लोग इस चीज की, इसकी डेप्थ को जाने। और जब तक आप स्वयं के लिए नहीं खड़े होंगे तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। सो यू नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप, देन पीपल विल बी इन द बैक ऑफ यू। थैंक यू बिल्कुल सो मच अभी मैं, सर। थैंक यू सो मच।